इस दूसरे भाग में हम पल्लवन लेखन विधा का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पल्लवन लेखन विधा। जिस प्रकार बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियां विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, इस चित्र में बीज से पल्लव और पल्लव से डालियां कैसी बनी हुई है। उसी प्रकार शब्द के माध्यम से शब्दों का पल्लवन कैसे होता है और पल्लवन इस कला को कैसे आत्मसात करना है, यह आज आपको देखना है। पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब विस्तार, शब्द के प्रति शब्द के रूप में आता है। पल्लवन लेखन एक कला है और पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। आपके किताब में पल्लवन लेखन विधा का परिचय एकांकी के माध्यम से दिया है। मैं यहाँ पूरी एकांकी न पढ़ते हुए उसमें से महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाल रही हूँ और आपको पल्लवन लेखन विधा का परिचय दे रही हूँ। तो समझ गए, पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण है। तो आखिरकार पल्लवन यानी क्या, पल्लवन की परिभाषा को देख लेते हैं। पल्लवन की परिभाषा देखिए, पल्लवन का अर्थ विस्तार अथवा फैलाव, किसी शब्द, उद्धरण, उद्धरण मतलब अवतरण, लोकोक्ति, गद्य पंक्ति, पद्य काव्य पंक्ति, सूक्ति, सुविचार, सुवचन, दोहा आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरण अथवा काल्पनिक उदाहरणों द्वारा 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखे विस्तारित अर्थ लेखन को पल्लवन कहा जाता है। तो समझ गए, विषय का विस्तार करना पल्लवन है। तीसरी और एक परिभाषा हो सकती है इसकी, भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। अर्थात लेखक द्वारा सूक्ष्म और संक्षिप्त विचारों को पल्लवन के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो ये हो गई पल्लवन की परिभाषा। तो आपको लगेगा कि क्या पल्लवन लेखन और निबंध लेखन एक जैसा ही है, क्या नया है इसमें? ऐसे शायद आपके मन में यह प्रश्न निर्माण होगा। जिस तरह से उस एकांकी में रोशन के मन में यह प्रश्न निर्माण हुआ है। एकांकी में वह विद्यार्थी आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न आपके मन में भी है और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं मुद्दों के अनुसार यहाँ दे रही हूँ। जो लेखक ने दिए हैं उन्हीं विचारों को मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो पल्लवन और निबंध लेखन में फर्क। निबंध लेखन क्या है? निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। तो पल्लवन में भी
विषय का विस्तार होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत इसका विकास किया जाता है। ठीक है। दूसरा मुद्दा है, निबंध में विचार विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन पल्लवन में भाषा विस्तार एवं उस सूक्ति या पंक्ति के पीछे का भाव विस्तार, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो समझ गए पल्लवन और निबंध लेखन में क्या फर्क है। अब तीसरा मुद्दा देखिए, आखिरकार पल्लवन क्यों करें, क्यों इस कला को आत्मसात करें, पल्लवन लेखन का क्या महत्व है। तो ये महत्व के मुद्दे भी आपके सामने रखे हुए हैं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे, आप सभी वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। संगणक युग, अंतरिक्ष युग कहा जाता है ना। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते। तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार इस पल्लवन के कारण तैयार हो जाता है। दूसरा महत्व है कि पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी पल्लवन से होता है। और क्या महत्व है? केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि आपको उत्कृष्ट वक्ता बनना है, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि जैसे पद प्राप्त करने हैं, तो और इन पदों पर जाकर कामयाबी हासिल करनी है, तो इस कला में पारंगत होना या इस कला को आत्मसात करना आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पल्लवन लेखन कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति जैसे अनेक व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। और हमारे इस प्रकार हमारे करियर की दृष्टि से पल्लवन उपयुक्त है। 12वीं के बाद जर्नलिज्म का कोर्स यदि कोई बच्चे करना चाहते हैं तो वे जरूर इन सभी लेखन विभागों पर अच्छी तरह से ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया पल्लवन का महत्व। अब पल्लवन करना है आप लोगों को, प्रत्यक्ष इस कला को आत्मसात करते समय कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, कौन से मुद्दे आवश्यक है। तो अच्छा पल्लवन यदि हम करना चाहते हैं तो इन मुद्दों पर गौर कीजिए। भाषा ज्ञान के साथ साथ हम में विश्लेषण, संश्लेषण मतलब वर्गीकरण, एनालिसिस करना, लॉजिकल थिंकिंग करना, तार्किक क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता है। अपने विचारों का वर्गीकरण करना, तार्किक क्षमता करना, अभिव्यक्ति करना, यह आना चाहिए। दूसरी बात है, केवल भाव विस्तार नहीं करना है उस उक्ति का या पंक्ति का, भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण है।
महान चिंतक, साहित्यिक, विचारकों के गहन चिंतन के बाद जिन विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें समझने के लिए हमें स्वयं गहराई में गोता लगाना पड़ता है। गोता लगाना मतलब गहराई में जाकर उतरना, उस विचार तक पहुंचना। आखिरकार साहित्यकार ऐसे क्यों कहते हैं, है ना? होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात, ये वृंदा ने कहा। आखिरकार क्यों कहा उसने? क्या विचार होगा इसके पीछे? चिंतन करना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस प्रकार ये पल्लवन लेखन के लिए ये कौशल भी हमें होना आवश्यक है। अर्थात अब छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना या विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। तो इस प्रकार इन आवश्यक बातों पर गौर कीजिए, तभी पल्लवन लेखन की कला आत्मसात करेंगे। अब पल्लवन की विशेषताएं, आवश्यक बातें देखी। विशेषताएं उसकी कौन सी है? एक, कल्पनाशीलता को अपनाना, यानी कल्पना करना आवश्यक है। मौलिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नए विचार। प्रवाहमयता, सुसंगत उन विचारों को प्रवाह के साथ व्यक्त करना लेखन के माध्यम से। भाषा शैली, अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए। शब्द चयन, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग करते हैं। भाषा में सहजता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो अच्छे पल्लवन के लिए, अच्छे पल्लवन लेखन को आप तभी आत्मसात करेंगे यदि आप में इन विशेषताओं का पालन करेंगे। तो ये हो गई पल्लवन की विशेषताएं। अब देखिए पल्लवन लेखन की शैली कौन सी है। विशेषताओं को हासिल किया, आवश्यक बातों को देख लिया। अब शैली, शैली के अंतर्गत पल्लवन लेखन की शैली करते समय या पल्लवन कर लेखन के लिए बैठते समय सबसे पहले क्या करें? विषय को पढ़े, समझे एवं अर्थ आकलन होने पर फिर से सोचे। ठीक है। दूसरा मुद्दा है, जो विषय है लिया है आपने, उस विषय की रूपरेखा बनाइए। तीसरा है, विषय के पक्ष विपक्ष के बारे में सोचे। पक्ष विपक्ष म्हणजे अनुकूल प्रतिकूल, सकारात्मक नकारात्मक, दोनों मुद्दों के बारे में सोचिए, है ना? हाँ या ना, हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों। विपक्षी तर्कों को सब प्रमाण स्पष्ट करें। यूं ही मन में आया मैं इस विचार के साथ सहमत हूं तो क्यों सहमत है आप? या आपको लगता है कि मुझे ये विचार बिल्कुल मंजूर नहीं है तो क्यों? सब प्रमाण देना आवश्यक है। मन में जी आए वही बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। चौथी विशेषता पल्लवन लेखन की चौथी शैली है, तर्कों को सप्रमाण स्पष्ट किया, अंत में तर्क संगत तथा सम्मत विचारों को एकत्रित करके असंगत विचारों को हटाकर उसका लेख तैयार करें। और यह लेखन करते समय शब्द सीमा के अनुसार लेखन करें। और एक महत्वपूर्ण बात है, लेखन करते समय इस बात को याद रखिए, लेखन अन्य पुरुष में करना आवश्यक है। उत्तम तथा मध्यम पुरुष में बिल्कुल लेखन न करें।
अब आपको लगेगा ये अन्य पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष क्या है? भाई ये सर्वनाम के भेद है। मैं बताती हूं आपको कि हमें क्या करना है। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का बिल्कुल उपयोग न करें। उत्तम पुरुष यानी क्या? तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारी, जैसे शब्दों का इस्तेमाल, जैसे शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ये आत्मकथा हो जाएगी, नहीं तो पल्लवन लेखन नहीं। ये हो गया उत्तम। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, आप जैसे शब्दों का उपयोग पल्लवन लेखन में बिल्कुल न करे। समझ गए? तो कौन से पुरुष का उपयोग करना है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का उपयोग करना है। तो अन्य पुरुष मतलब क्या? जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम करते हैं, मतलब वह, यह, ये, वे, उन, उनको, उनसे, उसने, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, इन शब्दों का उपयोग हमें पल्लवन लेखन में करना है। तो समझ गए पल्लवन लेखन की शैली। अब अच्छे पल्लवन लेखन के बिंदु कौन से हैं? कब हमारा पल्लवन अच्छा कहलाएगा? जब पल्लवन में, तो ये बिंदु है वे मैं आपके लिए यहां रखे हैं मैंने, जैसे कि पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। दूसरा, पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। तीसरा बिंदु है, पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए, उसके साथ फिर दूसरी उक्ति जिसका कोई संबंध भी नहीं है ना। मन के हारे हार है और बीच में ही आप कहेंगे भूखे भजन न होई गोपाला, भला कैसे ये होगा? नहीं होगा ना, एकदम गलत अर्थ निकलेगा दोनों का। एक उक्ति के साथ बेवजह दूसरी उक्ति जिसका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसी नहीं जोड़नी है। चौथा, अगला बिंदु है, हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बहुत ही अलंकारिक शब्दों का उपयोग, अलंकारों की भरमार, बड़े बड़े जड़ 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 शब्द बिल्कुल अपनाने नहीं है। अगला बिंदु है, पल्लवन करते समय अर्थों और भावों को एक सूत्र में बांधना है। ठीक है। अगला बिंदु है, विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक उचित क्रम होना चाहिए। पहले आशय, बाद में उदाहरण और तीसरे बाद में निष्कर्ष। आशय उस पंक्ति का, उक्ति का, सूक्ति का जो कुछ है उसका आशय लिखे, उदाहरण दे और बाद में निष्कर्ष लिखिए, हो गया पल्लवन। वाक्य, और एक अगला बिंदु है, पल्लवन लेखन के वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। ठीक है। और भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पल्लवन का बिंदु है, उसे अच्छी तरह से याद रखें।
पल्लवन में आलोचना, आलोचना मतलब टीका टिप्पणी। जिस तरह से आप देखते हैं ना, सिनेमा देखने के बाद कहते हैं कि भाई ये सिनेमा अच्छा नहीं था, उसका एंड बहुत खराब हो गया, या उसके गीत बहुत भद्दे हैं, इस तरह की आपकी कमेंट रहती है। तो ऐसी बुराई टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस प्रकार ये पल्लवन के बिंदु है। इस प्रकार हमने इस दूसरे भाग में क्या क्या देखा? तो पल्लवन लेखन विधा के अंतर्गत पल्लवन की परिभाषा, पल्लवन और निबंध लेखन में फर्क, पल्लवन का क्या महत्व है, अच्छे पल्लवन के लिए कौन सी आवश्यक बातें हैं, किस पर हमें गौर करना है, पल्लवन की विशेषताएं कौन सी है, पल्लवन लेखन की शैली को आत्मसात करते समय किन मुद्दों को याद रखना है, और आदर्श पल्लवन के बिंदु कौन से हैं, यह देख लिया। धन्यवाद।